मुझे तो संशय ये है कि 15 साल की सरकार में, स्थापित सरकार में ममता बनर्जी और इतनी स्ट्रांग है, जो सुप्रीम कोर्ट तक वार कर रही थी, वो नहीं टिक पाई, तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके नेता इसका सामना कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, पदों की संख्या बढ़ गई, मंत्री बढ़ गए, लेकिन इससे क्या हो गया? मंत्रियों के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है उसका आकलन करने का वक्त था ये तो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मंत्रियों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं। अब चुनाव के मद्देनजर आप ऐसा कर रहे हैं या कोई और रणनीति है, ये तो पता नहीं। अखिलेश यादव इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको आप पद दे रहे हैं और जिनको नहीं मिला है पद, वो लोग अब क्या करेंगे। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह भी ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। तो फिर आखिरकार उत्तर प्रदेश के भीतर किस तरह की राजनीति अब हावी हो रही है? चुनाव 8 महीने बाद होने हैं, उससे पहले जो तस्वीर है उस पर बात करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 8-9 महीने बचे हैं अब नई सरकार चुने जाने के लिए, चुनाव होने के लिए, और यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार क्यों हो रहा है? सबसे पहले बड़ी बात तो यही है क्योंकि अब जो है मंत्रियों के कामकाज का आकलन होने का वक्त आ गया है। तो नए मंत्रियों को रखने का क्या फायदा है, ये सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह, जिनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर की तमाशा है, जिस शाख यानी कि डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, यानी कि वो सरकार तोड़ने जैसी बातें भी कर रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए इसको सर? नहीं, उन्होंने मुहावरा गलत दिया है। वो मुहावरा ये देते कि भाई शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है और हर शाख पे उल्लू बैठा है, ये देना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से मिसाल दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पिछला कुछ समय से उनके हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका जो तल्खी चल रही है, उसके पीछे कई सारी चीजें हैं। आपने देखा है, महिला पहलवानों का मामला है और उसमें वो बुरी तरह फंसे थे। अपने दबदबे की वजह से वो बच गए और बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। अभी वो सोच रहे थे कि वो कुछ दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी से हासिल कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब आकलन, जैसा कि आपने कहा कि नया मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं, ये दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार है योगी सरकार। अब जो नए मंत्री बनेंगे या पुराने मंत्रियों का प्रमोशन होगा, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। किसी को हटाओ, किसी को बनाओ। आपने देखा वेस्ट बंगाल, आपने देखा बिहार, किसी के हटने से, किसी के आने से, किसी के जाने से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनका सिस्टम फिट है। आप देखिए कि जैसे हम पहले देखते थे, ये सर्कस खत्म हो गया है कलकत्ता में और सामान लाद लिया गया है लाव लश्कर में, ट्रकों में, और वो सब वहां से लाव लश्कर मूव कर गए लखनऊ की तरफ। अब आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि चाणक्य के विशेष सूत्रधार सुनील बंसल जी लखनऊ में डेरा डालेंगे और अगले चंद महीनों के अंदर सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी। आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी उत्तर प्रदेश में, अलग अलग, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो एजेंसियां हो, चाहे वो दूसरे चीजें हो, आपको सब उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगेंगी। आज उनकी ये शुरुआत है मंत्रिमंडल का विस्तार। देखिए, अब उत्तर प्रदेश जो है चुनावी माहौल में आ चुका है, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। और अब आप मानिए, आपको जो अगले 8-9 महीने हैं, पता भी नहीं चलेगा ये महीने कब गुजर गए। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है इस चैनल पे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ये निर्धारित करेगा, ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है और देश की राजनीति किस ओर जा रही है। अब आप देखिए कि कितना बढ़िया फॉर्मूला मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फिट किया है कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको इतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। कल से एक वीडियो चल रही है मोदी जी की, हाथ की ताली बजा बजा के, हाथ जेब में डाल के, नाच नाच के बता रहे हैं कि देखो कैसे पैसा लेता था,
कैसे मासूम चेहरा था और उसी को कल आशीर्वाद दे के आए। तो मोदी जी से कौन सवाल पूछे कि आप तो कुछ दिन पहले कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हैं, अपनी बातों में घिरे हुए हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेशर्मी की पराकाष्ठा से ये ऊपर उठ चुके हैं। अब आप ये देखिए कि आसाम के मुख्यमंत्री हो, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हो, आज वो उप मुख्यमंत्री हो, तो आप ही तो कह रहे थे, कोई और थोड़ा ही कह रहा था। तो आप अपनी बात पे ही कायम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार करो ना करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड पे जो परिस्थितियां हैं, ग्राउंड पे जो चीजें हैं, उस पे जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो कितना मुकाबला कर पाएगी, उसकी कितनी हैसियत है, उसके तर्कश में कितने तीर हैं, उसकी सेना का लाव लश्कर कितना बड़ा है। मुझे तो संशय ये है कि 15 साल की सरकार में, स्थापित सरकार में ममता बनर्जी और इतनी स्ट्रांग है, जो सुप्रीम कोर्ट तक वार कर रही थी, वो नहीं टिक पाई। तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके नेता इसका सामना कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बेला शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम शुरू कर देगी, कर देगी नहीं, कर दिया। आज से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये तो खाली नूरा कुश्ती है, मंत्रिमंडल का विस्तार और इस तरह की चीजें। अखिलेश यादव ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं, वो ट्वीट पर ध्यान नहीं देते हैं। वो तो अगर सड़कों पर जाके आप पूछेंगे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप ट्वीट का सोच रहे हैं आपका कोई जवाब देगा। तो अब ये ट्वीट का जमाना नहीं है। आप स्थिति देख रहे हैं कि किस प्रकार से महागठबंधन की स्थिति है। महागठबंधन में ही 2 फाड़ 3 फाड़ करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उससे विपक्ष खुद ही घिरा खड़ा हुआ है। आपने देखा एक एक को कैसे निपटाया है, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो उड़ीसा वाले हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल की ममता हो, चाहे वो केजरीवाल हो, एक एक करके कैसे सबको निपटाया है, चाहे वो लालू यादव हो। तो इसी तरह से आप ये देखिए कि तमिलनाडु में अभी सरकार भी नहीं बनी थी कि कनिमोझी का लेटर आ गया है स्पीकर साहब को। बड़ी आस्था दिखाई है उन्होंने स्पीकर में और कहा है कि स्पीकर साहब हमें जो है कांग्रेस से दूर करिए और हमें राहुल गांधी से बदबू आने लगी है, इनसे हमारी सीटें दूर करिए। ये क्या जताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्रांतिकारी लोग आपस में ही कर लेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है और साथ में उत्तराखंड और पंजाब का चुनाव है, यहां क्या परिस्थितियां बनने जा रही। खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं है, अभी आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव पंजाब में भी दिखाई देंगे। 2 दिन पहले छापे पड़े हैं एक मंत्री के यहाँ, उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया है क्योंकि वो आए नहीं बीजेपी में। उम्मीद ये थी कि जो 7 सांसद आए हैं उनके साथ वो भी आएंगे, वो नहीं आए तो उनका दिमाग ठीक कर दिया गया है। तो इसी तरीके से चीजें आपको दिखाई देंगी आने वाले समय में। और उत्तर प्रदेश में भी चुनावी बेला है, हम और आप रोज इन पर डिस्कस करेंगे, रोज नई नई चीजों पर डिस्कस करेंगे, रोज आपको नए किस्से कहानियां सुनाई देंगे और नए नए अभी कांड भी दिखाई देंगे आपको। कल हापुड़ में एक कांड देखा ना आपने, सम्मान दिलाना है उन्हें महाराणा प्रताप को, ईंट पत्थर फेंकना है, मार काट करनी है, तो इसके पीछे क्या रणनीति है। तो इस तरह की घटनाएं भी आपको देखनी होंगी। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही हत्याकांड हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं उनको जो है किस तरह से गोली मार दी जा रही है। एक जो कांस्टेबल है वो कह रहा है कि खुलेआम हमसे 2000 रुपए पूरा पुलिस विभाग जो है वसूल कर रहा है और तमाम जवानों से वसूल कर रहा है। अब उसके घर पुलिस रातों रात पहुंच जाती है। मतलब यहाँ तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उससे कोई पूछताछ नहीं है, जो शिकायत कर दे, जो उस काले कांड को उजागर कर दे, उससे पूछताछ करने के लिए जो है हमेशा पूरा प्रशासन जो है, शासन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो किस तरह की परिस्थितियां ग्राउंड पर हैं और किस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम हर व्यक्ति को जो है साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल से तो यही प्रतीत हो रहा है इस विस्तार से कि ये दिखाएंगे कि भाई हमने एक ब्राह्मण रख लिया, 2 ये रख लिए, 2 वो रख लिए और हम सभी का सम्मान कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर।
नहीं हिमांशु, ये खाली उत्तर प्रदेश में ही सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। ये जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की वो अगर पोल पट्टी खोल रहा है तो पुलिस अब उसी को फिट करेगी। आप ये देखिएगा, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कोई भी एक्शन उस पर नहीं करेंगे व्यक्ति पे, या सिस्टम में झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसने आवाज उठा दी है, उसने सच्चाई को सामने ला दिया है, उसका दिमाग ठीक किया जाए। हमारे यहाँ आज खबर आई है, जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, कि पुलिस के आदमी ने ही ये जो अपने वो राजस्थान वाले हैं जो आजकल धन वसूली करते हैं, बहुत बड़ा गैंग मास्टर है, क्या नाम उनका, बिश्नोई साहब, बिश्नोई के नाम पे यहाँ पे हफ्ते और महीने मांगे जा रहे हैं। तो पता ये चला कि जो वसूली गैंग था, और वसूली गैंग का जो वो था षड्यंत्रकारी, वो दिल्ली पुलिस का ही आदमी था, सरगना, और वो जो डीसीपी है उनका पीए था। यानी एसआई लेवल का दिल्ली पुलिस का कर्मचारी है जो वसूली कर रहा था। और जब हरियाणा के बहादुरगढ़ में जाके उस व्यापारी ने कंप्लेंट की है, जब कंप्लेंट की जांच हुई तो तब पता चला ये तो पुलिस वाले ही वसूली कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। और क्यों ना हो, जब आप तारीफ करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो अफसर भ्रष्टाचारी हैं, जो नेता भ्रष्टाचारी हैं, जब उनकी चांदी कटनी शुरू हो गई है, तो ये तो आप एक एग्जाम्पल फिट कर रहे हैं ना। ये तो आप लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप जितने बड़े भ्रष्टाचारी होंगे, आप जितने बड़े दुराचारी होंगे, आप जितने बड़े लुटेरे होंगे, इतने ही बड़े पद से आपको सुशोभित किया जाएगा। आप ही आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र में, आप ही बता रहे थे कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो, बाद में उनको डिप्टी सीएम बनाया, आज वो नहीं है, उनकी पत्नी को बनाया आपने। उसी तरह से आपने आसाम में बनाया, उनको तो दोबारा शायद रिवार्ड मिलने वाला है। इसी तरह से आपने कलकत्ता में बनाया, जिनको खुद ही आप बता रहे थे। तो क्या आपने ये पैमाना फिट कर दिया है कि अब भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का जमाना आ गया है? तो ये विचार करने की जरूरत है जनता को। इसलिए उसने पुलिस प्रशासन की पोल पट्टी खोल दी है, तो अब उसकी शामत आएगी आएगी, ये उसको समझ लेना यहाँ पे चाहिए। सवाल ये भी है कि जनता क्या कर सकती है, जनता कर भी क्या सकती है, ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव जिस तरह से मैनिपुलेटेड हो रहे हैं, लोगों को अपनी जेब में रख लिया गया है। मतलब ऐसा लगता है कि वो पारदर्शिता जिसकी जरूरत है, जो पारदर्शिता कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हमारा विश्वास बढ़ाती है, जब उसे ही पूरी तरीके से, मतलब उस पर ही काले बादल छा गए हैं, तो फिर हम आम आदमी से क्या ही एक्सपेक्ट करें? आम आदमी इसमें क्या ही अपना योगदान दे सकता है? अब हर आदमी अपना कामकाज छोड़कर सड़क पर इन लोगों के लिए लड़ाई करने तो नहीं आएगा, और कब तक लड़ाई लड़ेगा, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सरकार तो थका देने वाली जो है एक परंपरा से जो है मतलब अब आगे बढ़ रही है कि इनको बोलने दो, ये कब तक बोलेंगे, एक दिन बोलकर चुप हो जाएंगे। सरकार तो इस माइंडसेट से काम कर रही है ना कि अगर बोलेंगे तो बोलते रहेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन कब तक बोलेंगे? वो रेसलर्स बोलती रही ना, बोलते बोलते चुप हो गई, किसान बोलते बोलते चुप हो गए। हालांकि किसान, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगने तो आए, वो काला कानून वापस किया, लेकिन इतनी हिम्मत किसी के है कि वो 1.5 साल 1 साल बैठा रहे अपनी बात मनवाने के लिए? नहीं हिमांशु, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी आम जन इतना लंबा संघर्ष नहीं कर सकता। लेकिन आमजन एक काम कर सकता है, जब वो मतदाता के रूप में वोट डालता है, जब नेता को चुनता है, तब उसको ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, कहीं वो जातिवाद में बढ़ जाता है, कहीं वो क्षेत्रवाद में बढ़ जाता है, कहीं वो लालच में आ जाता है। तो गलती तो उसकी भी है ना, उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जा सकता। कि आज जो जनता के लोग भी हैं, जो आम जनमानस भी है, जो आम मतदाता है, वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसा हुआ है। और आज का जो सत्ताधारी दल है वो समझ चुका है कि मतदाता की कमजोर नस कौन सी है, और वो उसी नस को दबाता है। चाहे किसी को फ्री ब्रीड देनी हो, चाहे किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने हो, चाहे किसी को हिंदू मुस्लिम में फंसाना हो,
चाहे किसी को दूसरे ट्रैप में लेना हो, सबको उसमें डाल दिया जाता है और अपना उल्लू सीधा करके निकल दिया जाता है। और बाकी तमाम एजेंसियां तो आपके साथ हैं ही। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज किसी चीज की चिंता सत्ताधारी दल को नहीं है और उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा आएंगे। क्योंकि आपने देखा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी उनसे किसी कारणों से, उसमें उन्होंने अभूतपूर्व सुधार किया है। और अगर 2024 के बाद के आप कोई भी चुनाव उठा के देख लें विधानसभा के, कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं आई है, भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप देख लीजिएगा, अमित शाह जी लगातार कह रहे थे कि हम 170 से 200 आएंगे, 170 से 200 आएंगे, आए 208। उनको पहले ही पता लग जाता है। तो इसलिए मतदाता को भी ये देखना होगा कि क्या वो सही चुनाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि उनको भी भ्रमित कर दिया जाता है, जिसको जो लालच है, जिसकी जो कमजोरी है, उसके सामने वही चीजें कर दी जाती है और उसको उलझा दिया जाता है और सिस्टम अपना काम करता है। SIR तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है ना, वोट तो उत्तर प्रदेश में भी कटे हैं, 2 करोड़ के लगभग वोट तो उत्तर प्रदेश में भी कटे हैं। और SRI के क्या नतीजे हैं, SRI से क्या फायदा नुकसान है, वो रिजल्ट आपके सामने वेस्ट बंगाल में है। तो इसलिए किस प्रकार से क्या होगा, वो तस्वीर में मुझे कोई बहुत धुंधली तस्वीर नजर नहीं आ रही है, मुझे तो साफ साफ तस्वीर नजर आ रही है। अब तो ये देखना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनती है तो क्या बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा पर्ची वाले का। अब तो बात इस पे है। एक मजेदार बात यह है सर, अभी मोदी जी का एक बयान निकलकर सामने आया। कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे थे कि सत्ता बदलते ही कांग्रेस पलट गई और डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। अब कांग्रेस पार्टी किसकी पीठ में छुरा घोंप रही है, इस बात से मोदी जी को बड़ा फर्क पड़ रहा है। मोदी जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि 10 साल पहले जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे उसको आज जो है मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी, या फिर उसको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं असम में 10 सालों से। मतलब ये अपनी अपने अपने ऊपर कब झांकेंगे, अपने अंदर कब झांकेंगे, दूसरे को झांकते रहते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बड़े सम्माननीय हैं, हर कोई उनका सम्मान करता है, मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो वो सम्मान साइड हो जाता है कहीं ना कहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तो कल से वीडियो चली रही है, वो तो आपने देख ही ली है। और हमें ये लगता था कि वेस्ट बंगाल का चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद मोदी जी को देश की दूसरी समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन उनको देना नहीं है। देश में किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, मध्य वर्गीय जो लोग हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, महंगाई अपने चरम पे है। पेट्रोल कंपनियां कीमत बढ़ाने के लिए लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बना रही हैं और बढ़ाना पड़ेगा आपको जल्द से जल्द। क्या उसका कोई रास्ता निकालने के लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं? क्या देश के नाम को संदेश दे रहे हैं? क्या जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उससे भारत किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है या आगे प्रभावित होगा, उसकी कोई रणनीति उनके पास है? वो जनता को बताएंगे क्या? वो नहीं बता रहे। वो खाली कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की और ममता बनर्जी की बात ही हम लोगों को बता रहे हैं। वो इस चीज से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री दलों में उलझे हुए हैं और वो देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कम से कम मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है, देश की जनता का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक 5 राज्यों के चुनाव में बिजी थे, अब वो कर्नाटक में जाके डीएमके और कांग्रेस में बिजी हो गए हैं। वो देश में कब बिजी होंगे, देश इस चीज का इंतजार कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।